हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। प्रेशर एंड पनिशमेंट नाम के इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को हम आज के शुरू करेंगे। द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, हु इज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड हैज बीन अक्यूज्ड फॉर 2008 मुंबई अटैक्स। तो जानते हैं हम 2008 में मुंबई के अंदर इसने जो अटैक किया था उसके लिए इंडिया में बहुत मशहूर आदमी है हाफिज सईद। अब इसका वक्त आ गया है, इसके पापाओं का घड़ा भर गया है ना। शुरू करेंगे, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब जो आप मेरे साथ सीखोगे वो सारा का सारा आपको अप्लाई करना है इस क्विज के ऊपर। जो भी हम डिस्कस करेंगे अगले आधे पौने घंटे में, इन 3 क्वेश्चंस में आप उसको समराइज कर सकते हो। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा पहले आप इसको एक अटेम्प्ट दें। वीडियो के लास्ट में मैं इस क्विज को लाइव सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे आपने क्या एरर्स की। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को अपडेट करें, ABCD। चलिए शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहे प्रेशर एंड पनिशमेंट, दबाव और सजा। किसी पे दबाव बनाया गया और फिर वहां से पनिशमेंट निकल करके आई। पाकिस्तान पे दुनिया ने प्रेशर डाला और फिर इसने हाफिज सईद को पनिशमेंट दी। अब बात किसी कर रहा है, कह रहा ऑन कॉन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, बात कर रहा है हाफिज सईद के कॉन्विक्शन की। अब यहां पे 1 सेकंड का गैप दो। कॉन्विक्शन, इस वर्ड को मैं सीधे भी समझा सकता हूं लेकिन आप याद रखने वाले नहीं हो उसको, सीधे समझोगे तो। आपको मैं पूरी चेन ऑफ इवेंट्स बताता हूं, वहां पे आप खुद डिसाइड करें कॉन्विक्शन का मतलब क्या होता है। किसी भी अपराधी जो है ना, कोई भी अपराधी, क्रिमिनल, वो इस पूरे रास्ते से गुजरता है ना। रास्ता क्या है वो? पहला है उसका एक्यूजिशन। एक्यूजिशन के अंदर उस पर आरोप लगेगा, FIR होगी। फिर या तो वो अरेस्ट होगा या उसको बेल मिलेगी। हो सकता है अरेस्ट होने के बाद भी बेल मिले उसको, है ना। पर उसके बाद उस पर चलेगा एक ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस, है ना। उसकी सुनवाई होगी जो है कोर्ट के अंदर। सुनवाई होने के बाद उस पर कॉन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। कॉन्विक्शन का मतलब है कोर्ट ने उसको दोषी करार कर दिया है। एक्विटल का मतलब है कोर्ट ने उसको निर्दोष पाया है। समझ गए ना। तो ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है। अब यहां पे देखो कॉन्विक्शन क्या है, ये एक्विटल का बिल्कुल उल्टा है। अगर कोर्ट आपको बोल दे कि आपने ये काम किया है तो आप कॉन्विक्ट हो जाएंगे। अगर कोर्ट आपको एक्विट करेगी तो आपको बाइज्जत बरी कर देगी। तो कॉन्विक्शन के बाद मिलती है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट या सजा। अब देखो कहां पे पहुंच गया हाफिज सईद। हाफिज सईद इन सब रास्तों से गुजर करके कॉन्विक्शन स्टेज पे आ गया है। अब इसकी सजा होनी बाकी है। तो कह रहा है ऑन कॉन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद। इस तरह से समझोगे ना तो आपको चीजें एक पूरी चेन बन के दिमाग में बैठेंगी कि कॉन्विक्शन हुआ है, एक्विटल हो सकता था, अरेस्ट हो चुका है ना। चलो अब इसके अपने टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कह रहे द वर्ल्ड मस्ट फोर्स पाकिस्तान टू टेक टेंजिबल स्टेप्स अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स। कह रहे वर्ल्ड को, दुनिया को मस्ट फोर्स करना ही चाहिए, दबाव में डालना ही चाहिए। किसको भाई? पाकिस्तान को। अच्छा क्यों डालना दबाव में? ताकि वो टेक करे ऐसे स्टेप्स को जो है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है रियल, है ना, हकीकत भरे। ताकि पाकिस्तान कुछ मजबूत और रियल जो ना स्टेप्स को उठाए। और किसके खिलाफ भाई? टेरर नेटवर्क के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। दुनिया अगर दबाव में पाकिस्तान को नहीं डालेगी तो पाकिस्तान को लगेगा कि ये टेरर नेटवर्क्स पाकिस्तान के भले के लिए है ना। दबाव में डलने के बाद पाकिस्तान इनके ऊपर टेंजिबल स्टेप्स लेगा। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ड, सेंटेंस की वर्ब मस्ट फोर्स। जो ब्लू कलर में और पिंक कलर में आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सबसे जरूरी काम है। कल की वीडियो में, सैटरडे की वीडियो में मैंने आपको पकड़ना भी सिखाया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, इससे बिल्कुल पहले वाली वीडियो में जाकर के सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना सीखे। तो सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है पूरे ट्यूटोरियल का। उसी फॉर्मूला से मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है, ग्रीन और पिंक कलर में, है ना, ब्लू और पिंक कलर में। अच्छा अब देखने वाला वर्ड देखो टेंजिबल। ये वर्ड का मैं मीनिंग आपको सीधे बताऊंगा ना तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक न्यूज में और इकोनॉमिक पैसेज में टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड आते हैं। वहां से आप इसको रिलेट करो। कैसे करना है? देखो टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को आप टच कर सकें, जो रियल हो, जो कॉन्क्रीट हो। अगर किसी चीज को आप हाथ लगा सकते हैं ना, वो टेंजिबल है। अगर कोई चीज को आप महसूस कर सकते हैं रियल में, जो वास्तव में हकीकत में है, वो टेंजिबल है। तो दुनिया कह रही है पाकिस्तान को कि तुम टेंजिबल स्टेप्स लो, ऐसे स्टेप्स लो इनके खिलाफ जिसको पूरी दुनिया महसूस कर सके। सिर्फ करके ऐसे बता मत दिया अगर हमने कर दिया, दुनिया को दिखे कि तुमने वास्तव में हाफिज सईद को पकड़ के अंदर डाला है। अब देखो टेंजिबल को इकोनॉमिक टर्म्स में समझते हैं इस वर्ड का मतलब। हर बिजनेस के कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ पूंजी होती है। जैसे बिजनेस के अंदर फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, उनके पास ऑफिस है, उनके पास रॉ मटेरियल है।
ये सब चीजें कहलाती हैं टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये सब रियल है, टचेबल है, कॉन्क्रीट है। लैंड को भी टच कर सकते हो, मशीनरी को भी, प्लांट को भी, रॉ मटेरियल को भी, गुड्स को भी, फर्नीचर को भी, समझ गए ना, टच कर सकते हो, रियल है। लेकिन किसी किसी बिजनेस के इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको वो बिजनेस बेच तो सकता है, बाजार में उसकी वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? गुडविल। अगर आपका बाजार में ब्रांड वैल्यू है ना, तो आप इन सबसे ज्यादा बाजार के अंदर पैसा उठाओगे। इन सब की कीमत 100 रुपए, अपनी कंपनी को बेचने पे फिर भी आपको 150 रुपए मिलेंगे। 50 रुपए आपकी गुडविल के, आपकी ब्रांड वैल्यू के। तो ये एक एसेट तो है आपका, है ना, आपका बाजार में जो भरोसा है वो आपका एसेट है। लेकिन ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये रियल नहीं है, समझ गए ना, ये वास्तव में टचेबल नहीं है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, इन दोनों चीजों को यहां से कंपेयर करें। आगे बढ़ते हैं। कोई भी वर्ड आए ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया करो, क्योंकि उस वर्ड को आप कहीं और देखोगे फिर सोचोगे सर ने तो ये बताया था, अब यहां पे कोई और मीनिंग है। तो सर क्या करते हैं, साथ में सारे मीनिंग आपको बता देते हैं। शुरू करेंगे एक जो है ना छोटी समरी के साथ। बट बिफोर दैट, अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी स्ट्रगल को आज ही कम करना चाहते हैं, आज से ही शुरू करें अपनी ग्रामर प्लेलिस्ट को। 28-30 वीडियोज हैं, 1 या 2 वीक में उनको देख मारें पूरे फोकस के साथ। कैसे देखना है, क्या देखना है, वो आप वीडियो शुरू से चलाओगे तो आपको पता लगेगा। और कहां पे मिलेंगी? आपके चैनल के होम पेज पे। होम पेज पे जाएं, होम के अंदर यहां रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपके जो 50 में से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स आते हैं, वो अचानक से 14, 15 या 16 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को पूरा करने के बाद आप मेंबर स्पेशल वीडियोस के लिए मुझे ज्वाइन करें। लास्ट में 2 प्लेलिस्ट पढ़ी हैं, एक बैंक्स की, एक एसएससी और यूपीएससी की। इसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, एरर करेक्शन, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आरसी, ये सब लॉजिक के साथ करवाता हूं, है ना। आप मेंबर बनने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इंट्रो वीडियो को प्ले करें, आपको मालूम चलेगा आपको क्या मिलता है मेंबरशिप में। ऑलमोस्ट 900 मेंबर्स हमारे पास, आप भी मेंबर बन सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इन वीडियोस का। ये कंटेंट बाजार में 1500-2000 पे अवेलेबल होता है इन जनरल, है ना। चलिए मैं आपको समरी दे देता हूं, हुआ क्या है। हाफिज सईद नाम का एक टेररिस्ट है, जिसको पाकिस्तान टेररिस्ट मानने से मना कर रहा था अभी से कुछ दिन पहले तक। अभी क्या हुआ, दुनिया ने इस पे दबाव बनाया तो हाफिज सईद को इन्होंने टेररिस्ट मान लिया और 2008 मुंबई अटैक का इसको हमलावर भी घोषित कर दिया। अब दुनिया क्या कह रही है, अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है पाकिस्तान पे इसी तरह से दबाव बनाया जाए, जितने भी टेररिस्ट वहां की मिट्टी से ऑपरेट करते हैं, वहां उस कंट्री से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान पे दबाव बना के उन सबको जेल में बंद करवाया जाए। कह रहा है हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान पे दबाव नहीं डालेंगे ना, तो पाकिस्तान कभी भी इन टेरर नेटवर्क्स के ऊपर जो है ना क्रैक डाउन नहीं करने वाला है, इन टेरर नेटवर्क्स को बंद नहीं करने वाला है। तो यही हमारी आज की समरी है, दबाव बनाया जाए पाकिस्तान पे, टेररिस्ट कैंप्स को बंद किया जाए पाकिस्तान के अंदर। आज की टोन है सॉलिडारिटी। यहां पे हम एकता की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी के लिए एक फैंसी वर्ड है हमारे पास, सॉलिडारिटी, है ना। तो यूनिटी या एकता वाली टोन है आज की, सॉलिडारिटी या यूनिटी में आज की टोन को बोलूंगा। शुरू करें। समरी को आप डालें कमेंट सेक्शन में। मैं एक या दो जो समरीज है ना उनको रिव्यू करता हूं, उनमें कुछ गलती होती है तो बताता हूं। आपका नंबर भी आ सकता है, जरूर से डालें। क्लियर द कॉन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद, अ यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट whom India and the US blame for the 2008 Mumbai terror attacks that killed 166 by a Lahore anti-terrorism court on terror finance charge, shows that Pakistan can be forced to act against terror networks under international pressure। कह रहे जो कॉन्विक्शन आया है, कॉन्विक्शन मैंने आपको बता दिया है ना, किसी को पकड़ करके उसका एक्यूजेशन, उसके ऊपर आरोप को सिद्ध कर देना, है ना, प्रूव कर देना। कह रहे जो हाफिज सईद का कॉन्विक्शन आया है, हाफिज सईद का जो कोर्ट में गुनाह जो है प्रूव हुआ है। कह रहा है ये कौन है हाफिज सईद, ये एक टेररिस्ट है जो है यूएन डेजिग्नेटेड, जिसको यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट का नाम दिया है ना। यूनाइटेड नेशंस कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, कि ये एक आतंकवादी है। अच्छा और कौन है, कह रहे जिसको इंडिया और अमेरिका ब्लेम करते हैं 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के लिए। अच्छा कौन से टेरर अटैक्स हैं, जिन्होंने किल किया, मारा 166 को। अब देखो कह रहे ये जो कॉन्विक्शन आया है ना, और कहां से है, एक लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट से। और किस पे आया, टेरर फाइनेंस चार्जेस पे, ऐसे चार्जेस पे जिसमें ऐसा कहा गया कि इसने आतंकवादी संगठनों को फाइनेंस किया है ना, आतंकवादियों को पैसे दिए हैं। कह रहे ये कॉन्विक्शन दिखाता है, शो करता है। अच्छा क्या दिखाता है, दैट वो ये कि पाकिस्तान को फोर्स किया जा सकता है कार्रवाई करने के लिए, खिलाफ एक्ट करने के लिए अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स के, आतंकवादी संगठनों के, और कहां पे, इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर, अंतरराष्ट्रीय दबाव के नीचे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सेंटेंस लंबा है पर बहुत सिंपल है। हाफिज सईद का कॉन्विक्शन
वो हाफिज सईद जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलता है एक आतंकवादी, और जिसको इंडिया और अमेरिका ब्लेम करते हैं 2008 के अटैक के लिए, वो अटैक जिन्होंने मार दिया 166 को। कह रहे इसका जो कॉन्विक्शन है ना, एक लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के द्वारा, और किस काम पे, टेरर फाइनेंस चार्ज पे, आतंकवादी संगठनों को पैसे देने के आरोप पे। कह रहे इसका जो कॉन्विक्शन आया ना इस चीज पे, वो दिखाता है कि पाकिस्तान को आप मजबूर बिल्कुल कर सकते हो कि वो अपने यहाँ के आतंकवादी संगठनों पे जो है कार्रवाई करे। और कैसे मजबूर कर सकते हो, बहुत ही बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे। समझ गए? देखो, जिसको ये नहीं पता लगा ना कॉन्विक्शन की वर्ब शोज है, शर्त लगा के कह सकता हूं इस सेंटेंस के अंदर वो कंफ्यूज होगा। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ना आता, कल की वीडियो मैंने आपको सिखाया था, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो दुनिया में कोई तरीका नहीं है आप किसी सेंटेंस को 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाए। किसी को पढ़ पाएंगे, किसी को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप ऐसा काम करें ना जिसके अंदर कंफ्यूजन आपकी 100% खत्म हो जाए। कॉन्विक्शन की वर्ब शोस, यूएस और इंडिया की वर्ब ब्लेम, दैट की वर्ब किल्ड, पाकिस्तान की वर्ब कैन बी फोर्स्ड। ऐसे आपको चलना है। अब आ जाओ उसमें देखने वाले जो चीजें हैं उनको, वर्ड्स को देखते हैं। यूएन डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेट करने का मतलब होता है किसी को कोई नाम देना। डेजिग्नेशन का मतलब होता है होदा, उपाधि, है ना, पदवी। अगर आपको डेजिग्नेशन मिली हुई है एक आईएएस की, तो आप आईएएस की कुर्सी पे बैठे हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने इसको आतंकवादी की डेजिग्नेशन दी हुई है। आतंकवादी की, अब देखो कुर्सी कुर्सी तो होती नहीं आतंकवादी की, है ना, मतलब उसको नाम दिया हुआ आतंकवादी का, ब्रांड दी हुई है, लेवल दिया हुआ है। समझ गए ना? यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का मतलब है ऐसा टेररिस्ट जिसको यूनाइटेड नेशन ने ही टेररिस्ट बोला है, यूनाइटेड नेशन ने बोला ये एक आतंकवादी है। सेंटेंस में देखने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट आया, बहुत ही खूबसूरत है। हु, हुम, हुज। महीने में एक बार मैं इसको जरूर रिपीट करवाता हूं। रिपीट करवा रहा हूं इसका मतलब है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। एक काम करें, सब के सब लोग बिना मेरा मुंह देखे इन तीनों क्वेश्चंस को देख रहे हो आप, इन तीनों के अंदर आप चूज करके बताएंगे हु लगेगा, हुम लगेगा या हुज लगेगा। यहां पे हुम की जगह हु भी आ सकता था, हुज भी आ सकता था। कौन सा रूल हमें कहते हैं कि यहां पे हुम आना चाहिए, और यहां पे उन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे। सब लोग कोशिश करें, फिर मैं आपको लॉजिक के साथ करवाता हूं कैसे आपको चूज करना है। चलो, हमारे पास एक ही रूल है। रूल क्या है? जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ही वर्ब्स होंगी। ये एक बेसिक रूल है इंग्लिश ग्रामर का, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। मैं एक सेकंड में वापस आता हूं। सब्जेक्ट वर्ब आपको मार्क किया हुआ मिलेगा ग्रीन और पिंक कलर में। एक सेकंड रुको। सब्जेक्ट वर्ब आपके साथ सामने है ग्रीन और पिंक कलर में, ग्रीन और रेड कलर में। हमें क्या करना है, जितने सब्जेक्ट है उतनी वर्ब्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस देखो, द इंटरव्यूअर गेव द जॉब टू द वुमन हु, हुम या हुज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन स्मार्टली। पहला सब्जेक्ट आया इंटरव्यूअर, उसकी वर्ब आई गेव। जॉब यहाँ पे गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वुमन। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे आंसर्ड नाम की वर्ब रखी है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, मतलब इन तीनों में से एक सब्जेक्ट बनेगा। अब ध्यान दें, अगर आपको सब्जेक्ट की जरूरत हो किसी वर्ब के लिए, वर्ब एक्स्ट्रा आ रही हो, सब्जेक्ट कम पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ हु को चूज करेंगे। हु का काम ही सब्जेक्ट बनना होता है, हु आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ गए? अगर आपके पास सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, एक सब्जेक्ट हो, तीन वर्ब्स हो, दो सब्जेक्ट हो, मतलब एक सब्जेक्ट की कमी हो, तो आप हमेशा हु को चूज करेंगे, जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बनना। तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला से पता लगा इस आंसर के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने हु को चूज कर लिया। इन दोनों को उठा के बाहर फेंको। अब दूसरा देखो, द इंटरव्यूअर गेव द जॉब टू द वुमन हु, हुम, हुज ही इंटरव्यूड फर्स्ट। अब यहां पे इंटरव्यूड वर्ब का सब्जेक्ट है ही। समझ गए मेरी बात को? यहां पे आंसर्ड से पहले नहीं था, यहां इंटरव्यूड से पहले है। अगर इसका ये सब्जेक्ट है तो हु तो बिल्कुल नहीं आएगा, हु को निकाल दो। अब बचा कौन, हुम या हुज। अब आपको कैसे डिसाइड करना है? अगर यहां पे जिसको इंटरव्यू किया गया है, अगर वही वो वुमन है, जिस वर्ब को देखो, हुम या हुज के बाद में जो क्लोज आ रहा है उसमें जो वर्ब है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर ये वुमन है, देखो इंटरव्यू किसको किया, इस वुमन को किया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये वुमन है। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये वुमन है, एंटीसीडेंट है, तो आप हुम को चूज करेंगे। समझ गए मेरी बात को? अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये औरत है तो आप हुम को चूज करेंगे। अच्छा, तीसरा देखो, द इंटरव्यूअर गेव द जॉब टू द वुमन हु, हुम, हुज आईक्यू वाज द हाईएस्ट। इंटरव्यूअर ने उस लड़की को जॉब दी, उस औरत को जॉब दी जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा था। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट भी आपके पास आईक्यू, वर्ब भी आपके पास वॉज, हु तो आएगा नहीं, बचा क्या, हुम या हुज। अब मुझे बताओ, वॉज नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट ये वुमन है या नहीं? यार वॉज तो एक लिंकिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट तो रखती नहीं है कभी भी है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है, तो होम का कोई कनेक्शन नहीं है, यहां पे आएगा हुज। ठीक है? अब देखो क्या बना, आदमी ने, इंटरव्यूअर ने उस लड़की को जॉब दी, उस औरत को जॉब दी जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा था, हुज आईक्यू वाज द हाईएस्ट। समझ गए ना? फिर एक बार रिपीट कर लो, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब बराबर थे,
बराबर नहीं थे, वर्ब ज्यादा थी, तो मेरे को एक सब्जेक्ट की जरूरत थी, मैंने हु को चूज कर लिया। यहां पे दोनों बराबर थे तो मुझे हु तो लेना नहीं था, या तो हुम लूंगा या हुज लूंगा। हुम इसलिए लिया क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये औरत थी। किसको इंटरव्यू किया भाई, किसको इंटरव्यू किया, व्हाट या हुम का रिप्लाई कौन दे रहा है, ये औरत दे रही है। अगर ये औरत इसका ऑब्जेक्ट है तो मुझे यहां पे ऑब्जेक्टिव केस का एक जो ना रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हुम। तीसरे में देखो यहां पे वॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई बन ही नहीं सकता, हुम बनने का कोई सवाल आता नहीं, सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी है तो हु बनने का कोई सवाल आता नहीं, बचा क्या हुज। द इंटरव्यूअर गेव टू द जॉब टू द वुमन हुज आईक्यू वाज द हाईएस्ट। समझ गए हो। अब कोई बंदा ये मत बोलना सर आपने जल्दी समझाया है, ये मैं आपको बड़े आसानी से बड़े धीमे धीमे समझा चुका हूं रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियोस के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूं मेरे भाई ग्रामर सीरीज तुम्हारा पहला काम है, यहां पे तुम रिवीजन किया करो मेरे साथ। शुरू करें, आगे बढ़े। कह रहे सईद in jail since July last year was convicted in another case of terror financing in February this year। कह रहे सईद जो है जो जेल में था पिछली जुलाई से, लास्ट जुलाई से जिसको जेल में डाल रखा है, कह रहे ये सईद को कॉन्विक्ट किया गया था, was convicted, इस सईद को इसका आरोप सिद्ध किया गया था, प्रूव हुआ था इसका आरोप, और कहां पे, एक दूसरे केस में जो था टेरर फाइनेंसिंग का, फरवरी के अंदर इस साल। तो पिछली जुलाई से बंद है, इस फरवरी में कोरोना आने से पहले भी इसका एक आरोप सिद्ध हो गया था, कॉन्विक्शन हो गया था, जिसमें किसी दूसरे केस के अंदर इसकी टेरर फाइनेंसिंग प्रूव हुई थी। टेरर फाइनेंसिंग आप समझते हो ना, किसी को पैसे देकर के बोलो कि भाई तुम आतंकवादी बन जाओ, हमारे लिए काम करो, तो ये कहलाती है टेरर फाइनेंसिंग। कह रहा ही इज करंटली सर्विंग 2 sentences of 5.5 years each। कह रहा है हाल में वो सर्व कर रहा है 2 सजाओं को, हाल में 2 जेल टर्म्स को वो सर्व कर रहा है जो है 5.5 साल की हर एक। तो 5.5 की 2 सजाएं इसको मिली है, दोनों को वो भी सर्व कर रहा है। सेंटेंस में देखने वाला सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, सेंटेंस वर्ब को देखें, वर्ड को देखें। जो लोग बिगिनर्स है ना वो ये पूछेंगे सर सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, सेंटेंस का मतलब तो ये होता है ना कोई लिखा हो कोई वाक्य है उसको सेंटेंस बोलते हैं। भाई डिक्शनरी खोला करो तुम, डिक्शनरी खोलते ही आएगा पहला मीनिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस का मीनिंग। दूसरा मतलब होता है इसका पनिशमेंट या जेल टर्म। अगर आप डिक्शनरी नहीं खोलते हो ना तो अपने आप पे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। डिक्शनरी खोलते ही आपको ये चीजें एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगी, एक वर्ड एक से ज्यादा मीनिंग भी रखता है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे सजा, ना कि एक वाक्य है। कह रहा सईद वुड नॉट सर्व एनी एडिशनल टर्म एज द जज सेड ही वुड सर्व द पनिशमेंट कंकरेंटली विद द अदर सेंटेंसेस। कह रहा सईद सर्व नहीं करेगा और कोई एडिशनल जेल टर्म को, जैसा कि जज साहब ने कहा कि वो सर्व करेगा दोनों पनिशमेंट को कंकरेंटली एक साथ दूसरी सेंटेंसेस के साथ। समझ गए ना। तो दोनों को सईद को एक साथ करने के लिए बोला है। 5.5 साल की इसकी एक साथ ही चल रही है, दोनों की दोनों, अलग से इसको नहीं मिलेगी। अब आ जाओ इस कंकरेंट वर्ड पे, कैसे बनाए। देखो कॉन मतलब साथ में, अकर मतलब होना। दो चीजें साथ में होती है ना तो वो कंकरेंट होती है, अगर होती है साइमल्टेनियसली उसको कहते हैं कंकरेंट। सईद की जो सजाएं हैं वो कंकरेंट है, उसकी 5.5 साल की सजा एक साथ चल रही है। समझ गए ना। वो 2 सजा 11 साल की नहीं भुगतेगा, बल्कि 5.5 साल में वो दोनों सजाएं भुगत देगा, कंकरेंट हो रही है। इस वर्ड को मैंने तोड़ के समझाया, कन प्लस में अकर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट द रिपीटेड कॉन्विक्शंस ऑफ समवन हु वाज अ फेवरेट ऑफ पाकिस्तान्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टिल अ फ्यू ईयर्स अगो इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस अंडरस्कोर द कंसर्न्स इंडिया एंड द यूएस हैव अबाउट हिज ऑपरेशंस। कह रहे लेकिन बट बार बार जो कॉन्विक्शन है, बार बार इसके ऊपर जो इल्जाम लगते हैं उनको प्रूव जो हो जा रहे हैं, बार बार रिपीटेड कॉन्विक्शन हो रहे हैं एक ऐसे आदमी के संबंध जो कि फेवरेट था पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के मिलिट्री राज का, समझ गए ना, स्ट्रेटोक्रेसी का। और कब तक, कुछ सालों पहले तक, टिल अ फ्यू ईयर्स अगो। तो कह रहे बार बार इसका जो कॉन्विक्शन है ना टेरर फाइनेंसिंग केसेस के अंदर, वो दिखाता है सबको, अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, और क्या, उन चिंताओं को जो अमेरिका और इंडिया को है उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो कह रहा है एक ऐसा आदमी जो वहां का चहेता था, वहां की मिलिट्री जिसको यूज करती थी एज ए वेपन, आज उसके बार बार कॉन्विक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा ही। तो कह रहे ये एक ही चीज दिखाता है कि इंडिया और अमेरिका बिल्कुल ठीक थे, जो उनकी चिंताएं थी बिल्कुल जायज थी। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज, कॉन्विक्शन की वर्ब है अंडरस्कोर, रिपीटेड कॉन्विक्शंस, पीछे एस आ रहा है इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल है बिना एस के। अब यहां पे अंडरस्कोर का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी चीज की तरफ जोर डालना, किसी चीज की तरफ प्रकाश डालना। तो हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना, अंडरलाइन करना अंडरस्कोर के सिनोनिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही फर्स्ट फाउंडेड द LET लश्कर तैयबा इन 1990s टारगेटिंग इंडिया। कह रहा सबसे पहले उसने स्टैब्लिश किया, फाउंड किया लश्कर तैयबा को 1990 में
इंडिया को टारगेट करते हुए। तो ये लश्कर तैयबा का फाउंडर था, इसने ही सबसे पहले उसको खड़ा किया था। सेंटेंस सिंपल है, यहाँ पे ही की वर्ब है फाउंडेड, टारगेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, लश्कर तैयबा को फाउंड करते हुए वो इंडिया को टारगेट कर रहा था। समझ गए ना, पहली वर्ब है मेन वर्ब, दूसरी वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बनके वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसमें छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फाउंड, एक काम करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब लोग इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी जानते होंगे। तो आप सब लोग क्या करेंगे, पहले मैंने नीचे रूल भी लिख दिया है ना, रूल आपके सामने, रूल पढ़ लो और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों जो ना सेंटेंस में क्या एरर है मुझे आप बताओ। सब लोग कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, एक बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल आपके सामने है। चलो, दो वर्ब्स हैं अपने पास, पहली है फाइंड, दूसरी है फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड, और फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। अब गलती क्या है, ये दोनों वर्ब्स अलग अलग वर्ब्स हैं, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है, बस यहां से दोनों वर्ब्स आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करती हैं। समझ गए ना, फाइंड की सेकंड फॉर्म और फाउंड की फर्स्ट फॉर्म दोनों एक ही हैं। अब देखो, यहां पे फाइंड वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को तलाशना, फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना। जैसे कोई कंपनी स्टैब्लिश करो आप, कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करो, कोई भी नई चीज जिसको आप नए सिरे से जिसको आप स्टैब्लिश करो, उसको कहते हैं फाउंड करना। अब जैसे ही मेरे पास फाउंड नाम का वर्ड आता है ना, वहां मेरा दिमाग चकरा जाएगा, कहीं ये फाइंड की सेकंड फॉर्म तो नहीं है और कहीं ये फाउंड की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो अलग है ना। बस यही मुझे अप्लाई करना होता है इन सेंटेंसेस के अंदर, ध्यान से समझना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाउंड लाइफ ऑन मार्स। साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं फाउंड करने के लिए जीवन को मार्स के ऊपर। अब ये बताओ, मार्स के ऊपर जीवन को एस्टैब्लिश करेंगे या वहां पे सर्च करेंगे? भाई साइंटिस्ट तो सर्च करते हैं मार्स पे, मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, है ना। तो हमें यहां पे फाइंड वर्ब चाहिए, समझ गए ना। अब ध्यान से देखना, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। अगर टू एक इन्फिनिटिव बनाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इस फाउंड की, इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश करना। मतलब यहां पे हमने वर्ब की फॉर्म को मिक्स कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए, फाइंड की फर्स्ट फॉर्म फाइंड यहां पे यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ फाउंड। समझ गया ना। अगर ये फाउंड है तो या तो ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस गलत हो गया, या फिर ये फाउंड की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग गलत हो गया। तो इसी वजह से मुझे फाइंड लिखना चाहिए। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स। फिर देखो, द कंपनी दे फाउंड फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी दिस ईयर। वो कंपनी जिसको उन्होंने फाउंड करते हैं या जिस कंपनी को उन्होंने स्टैब्लिश किया, उसने बैंक्रप्सी के लिए इस साल फाइल किया है, उसने दिवालियापन के लिए इस साल फाइल किया है। वो कंपनी जिसको वो स्टैब्लिश कर चुके हैं। अगर स्टैब्लिश कर चुके हैं तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। सेकंड फॉर्म यूज हुई है लेकिन फाइंड नाम की वर्ब की। वो कंपनी जिसको उन्होंने ढूंढा, मतलब कोई कंपनी थी पहले गुम गई थी, ये कहीं से ढूंढ के लाए, है ना, वो कंपनी इस बार दिवालिया हो गई, ऐसा नहीं है ना। अगर कंपनी खोई नहीं थी, उसको सर्च नहीं किया गया, तो सेकंड फॉर्म इसकी नहीं बल्कि इसकी यूज होगी फाउंडेड। फाउंडेड, तो मुझे यहां पे फाउंडेड लिखना चाहिए, यहां पे फाइंड लिखना चाहिए। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फोकस की जरूरत है, एक बार देखे देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंड आना चाहिए, समझ गए ना क्यों आया, फर्स्ट फाउंडेड एलईटी। कह रहा व्हेन द टेरर ग्रुप केम अंडर इंटरनेशनल प्रेशर he revived the JUD, supposedly an Islamic charity in 2002, which India accuses of being an LET front। कह रहे जब टेरर ग्रुप, ये जो LET था, ये टेरर ग्रुप इंटरनेशनल प्रेशर के नीचे आ गया, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इटली ने इस पे प्रेशर डालना शुरू किया, इंडिया ने मिलके, तो हुआ क्या, उसने जिंदा कर दिया JUD को, जमात उल इसका पूरा नाम देख लेना क्या होता है ना। तो उसने JUD नाम के एक संगठन को रिवाइव किया, उसमें जान फूंकी, उसको फिर से खड़ा किया, और जो कि सपोजिटली एक इस्लामिक चैरिटी है, इस्लाम का धर्म का काम करने वाली एक संस्था है, चैरिटी है ना, दान पुण्य करने वाली एक संस्था है। सपोजिटली मतलब ऐसा सबको बिलीफ है, ऐसा सबका कहना है। और कह रहे कब, 2002 में, जिसको इंडिया अक्यूज भी करती है LET का एक मोर्चा होने का। इंडिया कहती है कोई इस्लामिक चैरिटी नहीं है, ये एक LET का मोर्चा है, ये JUD जो है LET का ही दूसरा नाम है। देखने वाला वर्ड एक ही है, सपोजिटली, एक एडवर्ब है। ये एक सपोजिटली इस्लामिक चैरिटी है, सब ऐसा सपोज करते हैं, बिलीव करते हैं, एलाइज करते हैं, है या नहीं हमें नहीं मालूम, मानते हैं सब कि इस्लामिक चैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है इवन आफ्टर द मुंबई अटैक पाकिस्तान रिफ्यूज टू एक्ट अगेंस्ट सईद एंड हिज नेटवर्क्स। कह रहा है हालांकि मुंबई अटैक के बाद में भी पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम एक्ट अगेंस्ट नहीं करेंगे सईद के खिलाफ और उसके आतंकवादी संगठन के खिलाफ, है ना, उसके टेरर नेटवर्क के खिलाफ। कह रहा इट वाज ओनली आफ्टर द यूएस डिक्लेयर्ड अ बाउंटी ऑन सईद्स हेड and the UN proscribed his organizations that Pakistan facing pressure from the FATF banned his organizations। कह रहा it was only after, कह रहा महज इसी के बाद। अच्छा किसके बाद? जब अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया एक बाउंटी को, एक इनाम को सईद के सर पे। अमेरिका ने बोल दिया जिंदा या मुर्दा इतने डॉलर ले जाओ, सईद को पकड़ के लाओ। कह रहा महज इस काम के होने के बाद ही, अमेरिका के इसके सर पे इनाम को डिक्लेयर करने के बाद ही, बाउंटी को डिक्लेयर करने के बाद ही, और किस बात के, यूएन के प्रोस्क्राइब कर देने के बाद ही, यूएन के मना कर देने के बाद ही उसके ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशंस के बैन कर देने के बाद ही उसके ऑर्गेनाइजेशन को। कह रहे जब ये दोनों काम हुए ना, इसके बाद ही कुछ हुआ। अच्छा क्या हुआ? दैट वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने बैन कर दिया उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, पाकिस्तान ने बैन लगा दिया इसके सब संगठनों पे, जेयूडी पे और एलईडी पे। और कैसे लगाया? प्रेशर को फेस करते हुए FATF से, फाइनेंशियल एक्ट जो है टास्क फोर्स से। हुआ क्या? पाकिस्तान मान नहीं रहा था ये टेररिस्ट है। अमेरिका ने बोल दिया मत मानो, हमें तो जहां मिल गया वहां इसको मारेंगे। हाफिज सईद के हेड पे हमने एक बाउंटी लगा दी है, जैसे ओसामा को मारा था वैसे हमारे निशाने पे आ गया। यूएन ने बोला कि इसके सारे संगठन, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेररिस्ट वाली हैं, तो यूएन ने भी इसको प्रोस्क्राइब कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान पे FATF ने दबाव डाला, इसने बोला आपको हम एक पैसे का लोन नहीं दिलवाएंगे दुनिया से अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो। कह रहे इन तीनों चीजों होने के बाद ही है ना, पाकिस्तान ने आखिरकार मजबूर होकर के इसको जो हाफिज सईद है इसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। समझ गए ना? अब इसमें देखने वाली चीजें, प्रोस्क्राइब सिंपल वर्ड है लेकिन कंफ्यूज किया जाता है इसको प्रोस्क्राइब के साथ। जो लोग एडवांस्ड है या इंटरमीडिएट है वो इसको अच्छे से जानते होंगे, है ना। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट करना, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को बैन करना। अगर मैं आपको कह रहा हूं दवा खाओ तो मैं आपको दवा प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं मीठा मत खाओ तो मैं आपको मीठा प्रोस्क्राइब कर रहा हूं। समझ गए ना? ई लगाया तो मतलब किसी चीज को करने की सलाह दे रहा हूं, ओ लगाया तो मतलब बीच में किसी चीज को ना करने की सलाह दे रहा हूं। अब देखो इसको मैंने एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया दोनों वर्ड्स को। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स इक्वालिटी एंड प्रोस्क्राइब्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सलाह देता है इक्वालिटी की, प्रिस्क्राइब करता है समानता को, इक्वालिटी को, और मना करता है, प्रोस्क्राइब करता है, बैन करता है किसी भी भेदभाव को जो हो जाति पे, जेंडर पे या रिलीजन पे। समझ गए ना? तो एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स हमने फिट कर दिए हैं। यहां पे तो इक्वालिटी कह रहा है होनी चाहिए और यहां कह रहा है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोस्क्राइब कर रहा है किसी भी चीज को। दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनसरप्राइजिंगली द लेटेस्ट कन्विक्शन कम्स अ मंथ आफ्टर द FATF, a global dirty money watchdog, urged Pakistan to complete an internationally agreed action plan to fight terror financing। कह रहा है बिल्कुल सरप्राइज की बात नहीं है, बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है। जो सबसे नया कॉन्विक्शन आया है ना, द लेटेस्ट कॉन्विक्शन कम्स, और ये कब होता है, कब होता है? 1 महीने के बाद। अच्छा किसके? जो FATF है एक ग्लोबल डर्टी मनी का वॉचडॉग है, काले पैसे का, टेररिस्ट नेटवर्क के पैसे का वॉचडॉग है ना, उसके ऊपर निगरानी करने वाला कुत्ता है। कह रहा FATF ने ना अर्ज किया, इसने जो है रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि वो कंप्लीट करे इंटरनेशनली अग्रीड एक्शन को, उस एक्शन को जिसने सारी दुनिया के सामने से जो है माना है कि मैं करूंगा, है ना, इंटरनेशनली अग्रीड एक्शन को। और ये एक्शन प्लान किस चीज का है? फाइट करने का है टेरर फाइनेंसिंग को। तो FATF ने 1 महीना पहले पाकिस्तान को बोला था मान जाओ, अपने यहां के टेरर कैंप्स को बंद करो, जो आपने एक्शन को अग्री किया है कि मैं करूंगा उसको करो। करे ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, 1 महीने बाद ही हाफिज सईद के ऊपर एक और कन्विक्शन आ गया। समझ गए ना? सब्जेक्ट वो पकड़ना, कन्विक्शन की वर्ब है कम्स, FATF की वर्ब है अर्ज्ड। यहां पे FATF को मैंने मार्क नहीं किया है, जस्ट अ मिनट मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, है ना। आगे कह रहा है इन February 2018 Pakistan endorsed a UN list of terrorist organizations operating in the country and enforced a nationwide ban on them, including the LED and JUD, just before a meeting of FATF। अब ये बता रहा है पाकिस्तान कितना मजबूर है FATF के सामने। कह रहा है फरवरी 2018 के अंदर पाकिस्तान ने एंडोर्स किया, पाकिस्तान ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया
यूनाइटेड नेशंस की एक लिस्ट को जो थी आतंकवादी संगठनों की जो ऑपरेट करते हैं इस कंट्री के अंदर, और इसी पाकिस्तान ने इन्फोर्स किया, इसी पाकिस्तान ने जबरदस्ती लगाया, इंपोज किया पूरे देश में एक बैन को इन संगठनों के ऊपर। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? जिनमें शामिल है लश्कर तैयबा और जेयूडी। और ये हुआ कब? एक महज मीटिंग से एक महीना पहले, है ना, जस्ट बिफोर द मीटिंग ऑफ एफएटीएफ। तो जैसे ही एफएटीएफ की मीटिंग होती है, पाकिस्तान को लगता है इस बार शायद हमारे ऊपर से बैन हट जाए, ये मीटिंग से पहले ही किसी बड़े टेररिस्ट को पकड़ के जेल में डाल देता है। तो बार बार सिर्फ और सिर्फ एफएटीएफ के चक्कर में ही हाफिज सईद को ये पकड़ता है, अदरवाइज इसके पास कोई कारण नहीं है उसको पकड़ने का। समझ रहे हो ना? कह रहा बट द एफएटीएफ स्टिल प्लेस्ड पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट इन जून 18 and demanded more actions from Islamabad to avoid being blacklisted, which could invite economic sanctions. लेकिन इस मीटिंग से पहले भी इनका काम नहीं आया ये वाला शगुफा। हुआ क्या? एफएटीएफ ने फिर भी पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में ही प्लेस किया जनवरी 2018 में। समझ गए ना? एफएटीएफ नहीं माना, उसने बोला तुम ग्रे लिस्ट में ही रहोगे, और इसने एफएटीएफ ने डिमांड किया और ज्यादा तुम एक्शंस लो, इस्लामाबाद को बोला, ताकि आप अवॉइड कर सकें ब्लैक लिस्ट में आना। कह रहे अभी तो ग्रे लिस्ट में आपको डाला है, ब्लैक लिस्ट में आओगे तो मामला बुरा हो जाएगा। तो इसने इनको बोला कि आप जो है और एक्शंस लो। ये वो ब्लैक लिस्ट है जो कि इनवाइट कर सकती है इकोनॉमिक सैंक्शन को, आर्थिक प्रतिबंधों को। समझ गए ना? अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो उसका चौपट हो जाता है सारी इकोनॉमी, वहां के लोग भूखे मरने लगते हैं। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान, दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, वहां पे आज भूखे मरने की नौबत है लोगों की। सेंटेंस समझ गए होंगे आप। आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी के जैसा है ना। अब एक ग्रामर रूल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपसे पूछता हूं इनफैक्ट, है ना। अवॉइड के बाद में बीइंग क्यों लिखा गया, यहां पे टू बी क्यों नहीं लगाया गया? सबसे मेरा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैं इसको करवा भी चुका हूं, वीडियो बना करके अलग अलग से भी करवा चुका हूं। सब लोग मुझे बताएंगे यहां पे अवॉइड के बाद में बीइंग क्यों आया, टू बी क्यों नहीं आया। चलो कमेंट सेक्शन में अपडेट करना अगर आपको रीजन पता हो तो। एक्चुअल में इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद में हमेशा, जैसे अवॉइड है, इसके बाद में हमेशा वर्ब की फॉर्म आएगी तो कोई आईएनजी फॉर्म ही आएगी, यहां पे टू भी आ ही नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स इंग्लिश में जो अपने बाद में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लेती, हमेशा जीरेंड को लेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप ऐसी 5 वर्ब्स मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी 5 ऑफ दोज वर्ड्स दैट नेवर टेक इन्फिनेटिव आफ्टर देम? आपको ऐसी 15 वर्ब्स मैं बता चुका हूं। अगर याद नहीं आ रही हो तो यहां पे एक लिस्ट डालता हूं, एक पूरी की पूरी वीडियो 5 मिनट की, उसमें उन वर्ब्स को आप सीखें, है ना। जरूर से कमेंट सेक्शन में अपडेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, बार बार इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, इन फॉर्मूलाज को तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अभी तक बार बार मैं रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि आपका रिविजन हो। कह रहा एवर सिंस पाकिस्तान विच कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्लैक लिस्टेड स्पेशली व्हेन इट्स इकोनॉमी इज इन ए शैम्बल्स हैज मूव्ड अगेंस्ट सईद। कह रहे जब से, एवर सिंस, पाकिस्तान जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कि टॉलरेट नहीं कर सकती ब्लैक लिस्ट होना। पाकिस्तान आज की डेट में बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं है कि ये ब्लैक लिस्ट में आ जाए, है ना, बहुत बुरी हालत है इनकी। कह रहे खास करके तब जब इसकी पूरी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, जब इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है डिसऑर्डर में, अराजकता में है ना। कह रहे ये पाकिस्तान जो है ना, इसने मूव किया है अगेंस्ट सईद के खिलाफ। कह रहे जब से पाकिस्तान को पता लगा कि ब्लैक लिस्ट में हमें डाल दिया जाएगा, और इनको ये भी दिख रहा है कि ब्लैक लिस्ट में आने पे हमारी अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट है पहले से, और चौपट हो जाएगी, तब से हाफिज सईद के पीछे पड़ गए हैं, इसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लेने शुरू किए। समझ गए ना? शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, अनार्की, डिसअरे, पेंडेमोनियम, सारे वर्ड्स बताते हैं अराजकता को। शैम्बल्स पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक सिंगुलर वर्ड है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे एस आता है, लेकिन अपने पहले वो ए या एन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे एड्स है, एड्स आपके पीछे एस लगाएगा, लेकिन एड्स एक सिंगुलर बीमारी है। जैसे रिकेट्स है ना, जैसे न्यूज है, जैसे मम्स है, वैसे शैम्बल्स है। ये वर्ड सिंगुलर वर्ड है पर पीछे इसके एस लगता है। ये सभी के सभी वर्ड्स ऐसे ही हैं, एस वाले, लेकिन सिंगुलर वर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कर द एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स FIR अगेंस्ट सईद एंड हिज एड्स accuse the JUD of financing terrorism from its fund collections in the name of charity through NGOs। कह रहा एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो FIR है ना, सईद के खिलाफ और उसके दोस्तों के खिलाफ, है ना, उसके अलाइज के खिलाफ, एड्स के खिलाफ। कह रहे ये FIR जो है, दोनों की दोनों जितनी भी FIRs हैं, ये एक्यूज करती हैं इसके JUD नाम के संगठन को टेरर फाइनेंसिंग के लिए। और कहां से? इसकी उन फंड्स कलेक्शन में से है जो इन्होंने चैरिटी के नाम पे इकट्ठी की हैं NGO के थ्रू। तो लोगों से धर्म के नाम पे चंदा लेना,
उसको बाद में बॉर्डरों पे भेज के आतंकवादियों के हाथ में बंदूकें, उससे फाइनेंस करना उन आतंकवादियों को। तो दोनों ही पाकिस्तान की कोर्ट की एफआईआर ये कहती है ये बंदा धर्म के नाम पे पैसे लेता है और बाद में उनसे दहशतगर्दी करवाता है। समझ गए? कह रहा while the authorities move against Saeed is welcome, the question is whether these are genuine attempts to fight terrorism। इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे जहां while अथॉरिटीज का जो मूव है, पाकिस्तान के अफसरों की जो हरकत है सईद के खिलाफ, वहां की कोर्ट जो है इसको बार बार जेल में डाल रही है। कह रहे जहां ये चीज वेलकम है, सब इसका स्वागत करते हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात है ये। कह रहे वहीं पे ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन अभी भी है वेदर, हाँ के नाम, ये सच के अटेम्प्ट हैं या नहीं फाइट करने के दहशतगर्दी को, आतंकवाद को। कहीं ये सच के अटेम्प्ट हैं या सिर्फ ये झूठ मूठ के अटेम्प्ट है, वही कह रहा है आगे। और हाफ हार्टेड मेजर्स टू डॉज इंटरनेशनल प्रेशर्स, या फिर ये आधे मन से किए हुए वो कारण मेजर्स हैं, वो कदम है जो डॉज करने के लिए हैं, जो बचने के लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव से, इंटरनेशनल प्रेशर से। तो कह रहा है पाकिस्तान काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है इस आदमी के खिलाफ, लेकिन सबके मन में यही डाउट है कहीं ये सारे के सारे मेजर्स सिर्फ FATF से बचने के लिए ही तो पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्योंकि जिस दिन इसको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे उस दिन फिर से हाफिज सईद को भी जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गए ना? हाफ हार्टेड मतलब जो आपका आधा हार्ट हो, आप पूरे मन से कोई काम करते हो तो वो अच्छे से करते हो, हाफ हार्टेड काम होता है जिसको आप मजबूरी में करते हो। कह रहे देयर आर डाउट्स बिकॉज पाकिस्तान हैड यूज्ड एंटी इंडियन एंटी अफगान टेररिस्ट नेटवर्क्स फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। कह रहे डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुका है एंटी इंडिया और एंटी अफगान टेररिस्ट नेटवर्क्स को, ऐसे नेटवर्क्स को जो इंडिया और अफगानिस्तान के एंटी हैं, और किसके लिए? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए, दोनों ही देशों पे अपने डोमिनेंस के लिए। तो इंडिया और अफगानिस्तान में ऑलरेडी ऐसे काम करता है ताकि दोनों देशों को परेशान कर सके, ऐसे डाउट्स इसलिए हमें हो रहे हैं। इट वॉज हिज ड्यूल पॉलिसी ऑफ फाइटिंग टेरर एट होम while nurturing terror groups that targets its rival abroad that has been responsible for Pakistan's predicament। ये लाइन के अंदर पूरे पाकिस्तान की आज जो वहां की कंडीशन है ना, इस सिंगल सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगी। क्या कंडीशन है? कह रहा है इसकी यही ड्यूअल पॉलिसी है, दो तरफा पॉलिसी है। फाइट करना टेरर को अपने घर में, अपने घर के अंदर टेररिस्ट कैंप से तो फाइट करता है पाकिस्तान, लेकिन नर्चर करता है, फलने फूलने देता है, पूरी तरीके से पालन पोषण करता है उन टेरर ग्रुप्स का जो टारगेट करते हैं इसके राइवल्स को, जो टारगेट करते हैं इसके दुश्मनों को बाहर, देश के बाहर। अच्छा, ये कह रहा है ये जो चीज है ना, ये ड्यूल पॉलिसी रही है रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की डिफिकल्ट सिचुएशन की। पाकिस्तान क्या करता है, जो टेररिस्ट ग्रुप लगता है कि इंडिया के खिलाफ कोई हमला करेगा, कोई अटैक करेगा, या कोई टेररिस्ट ग्रुप अमेरिका या अफगानिस्तान के खिलाफ हमला करेगा, तो उसको तो पूरा सपोर्ट करेगा, है ना। और जो लगता है इसको हमारे यहाँ हमला करेगा, उसके खिलाफ ये फाइट करता है। तो कह रहे ड्यूल पॉलिसी है टेरर की इसकी, है ना। इसी वजह से पाकिस्तान एक प्रेडिकामेंट में है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आज फंसा हुआ है। एक तरफ टेररिस्ट को फाइनेंस करना, दूसरी तरफ टेररिस्ट को जो है पकड़ करके अंदर डालना। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, प्रेडिकामेंट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, हिंदी बोलते हैं मझधार। इसके लिए बहुत अच्छे सिनोनिम ही अपने पास, ये चारों पांचों सिनोनिम ही बड़े अच्छे लेवल के हैं। क्वेंट्री, क्वगमायर, डायर स्ट्रेट्स, इम्ब्रोग्लियो, चारों का मतलब है मझधार। जब आप किसी चीज में फंस जाते हो ना, धर्म संकट में, उसको कहते हैं प्रेडिकामेंट या क्वेंट्री, डायर स्ट्रेट्स, क्वगमायर। चारों पांचों वर्ड्स को ध्यान करना, नोट करना जरूर से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रोड का मतलब होता है विदेश में, है ना, देश से बाहर। If it is serious about fighting terrorism, Pakistan should crack down on terror financing and terror infrastructure। कह रहा है अगर ये वास्तव में सीरियस है, वास्तव में ये गंभीर है फाइट करने के लिए टेररिज्म से, अगर कह रहा वास्तव में ऐसा चाहता है, तो पाकिस्तान को क्रैक डाउन करना चाहिए, पाकिस्तान को हमला बोल देना चाहिए, पाकिस्तान को पूरे तरीके से कुचल देना चाहिए टेरर फाइनेंसिंग को और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को। कह रहा वास्तव में अगर इसको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों फंसा हुआ हूं, तो आज की डेट में पाकिस्तान को अपने देश के हर टेररिस्ट को कुचल करके क्रैकडाउन कर देना चाहिए। क्रैकडाउन का मतलब समझें, कुचल देना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, कर्ब करना, जो है ना, किसी भी नकेल कसना, हिंदी बोलते हैं नकेल कसना। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस थे ये। कह रहा द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द FATF शुड कीप अप द प्रेशर अंटिल इस्लामाबाद शोज टेंजिबल आउटकम्स। कह रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं हैं जिसमें शामिल है FATF भी, कह रहे इन सबको ना कीप अप करना चाहिए, इन सबको बनाए रखना चाहिए। और किसको? उस प्रेशर को।
अच्छा कब तक? जब तक पाकिस्तान दिखाता है टेंजिबल आउटकम्स को। जब तक पाकिस्तान सही में कोई बड़ा नतीजा ना दिखाए, किसी बड़े टेररिस्ट को वास्तव में फांसी पे ना चढ़ाए, तब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइजेशंस को FATF के साथ मिलकर के पाकिस्तान पे प्रेशर को बनाए रखना है। कीप अप नाम की फ्रेजल वर्ब आई है, कीप अप इज इक्वल टू कीप ऑन, दोनों का मतलब एक ही है, किसी काम को करते रहना। मैं आपको कई बार बोलता हूं कमेंट्स में, कीप अप द गुड वर्क, अपने काम को जारी रखें, अच्छे काम को बनाए रखें। तो कीप अप कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना किसी काम को। सिंपल एडिटोरियल आज का। बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। फटाफट से एक शेयर और एक लाइक, वीडियो को शेयर और लाइक आप देते हो, अपने आप वीडियो जो है आगे से आगे पहुंचने लगती है। कैसे काम करता है यूट्यूब मुझे नहीं पता, आप दे दिया करो बस, है ना। थर्ड से शुरू करता हूं। दिस इज द स्टैचू ऑफ द मैन हुज वॉज फाइंडर ऑफ दिस कॉलेज। इसमें फाइंड करना है आपको एरर्स को, 2 एरर्स है। मैं कह रहा हूं ये स्टैचू है, पुतला है उस आदमी का जो कि इस कॉलेज का संस्थापक था। अगर संस्थापक था तो फाइंडर नहीं होगा मेरे भाई, फाउंडर होगा। पहली एरर समझ गए। कॉलेज को फाइंड थोड़ा ना किया था, ये कॉलेज कहीं खो थोड़े ना गया था, इसको ढूंढ के थोड़ा ना लाया था कहीं से, इसने एस्टैब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था, तो फाइंडर थोड़ी ना होगा, फाउंडर होगा। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, यहाँ पे वॉज वर्ब को एक सब्जेक्ट की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हु, हुज या हुम, समझ गए ना। वॉज वर्ब को अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट बनने वाला एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो दूसरा आपका यहां पे आना चाहिए हु वॉज फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज। तो 2 अपने पास एरर्स हैं, पहले यहां पे हु लगाना, दूसरा यहां पे फाउंडर लगाना। ये सबसे इजी जो है ना क्वेश्चन था इस पूरे क्विज का। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देखो। निकोल टेस्ला वॉज नॉट द मैन हु फाइंडेड या हु फाउंडेड या हु फाउंड या हु फाइंडेड टेस्ला मोटर्स। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? निकोल टेस्ला वो आदमी नहीं था जिसने टेस्ला मोटर्स को इस्टेब्लिश किया। टेस्ला मोटर्स इलॉन मस्क की कंपनी है, लेकिन निकोल टेस्ला के नाम से बनी हुई है। निकोल टेस्ला ने इस कंपनी को कभी नहीं बनाया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे मुझे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दी गई है, चारों के अंदर ही। सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हु, हुम, हुज में से हु बन सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सब्जेक्ट कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ हु बन सकता है। तो या तो ये आपका आंसर है, या ये आपका आंसर है, या ये आपका आंसर है। ए तो आपका आंसर नहीं है, आपको पता लग गया, होम को देखते ही आपको मालूम चल गया। अब आगे देखो, टेस्ला वो आदमी नहीं था जिसने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया। पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर फाउंड की बनती है V2 फाउंडेड, मुझे यहां पे लगाना चाहिए हु फाउंडेड। फाउंड क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हु फाउंड द टेस्ला मोटर्स, जो टेस्ला मोटर को फाउंड करता है, स्टैब्लिश करता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बन जाएगा, ये V1 है, V1 नहीं, मुझे चाहिए V2। तो हु के बाद में V2 आई है, यहाँ पे फाउंडेड। फाइंडेड नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं, वैसे भी ये गलत है, डी मेरा आंसर है। समझ गए ना? हु क्यों आया? क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट सिर्फ हु बन सकता है, हुम बन नहीं सकता। फाउंडेड क्यों आया? क्योंकि हमारे पास पास्ट टेंस है, फाउंड की जो है पास्ट टेंस में वर्ब होती है फाउंडेड। चलो सेकंड वाला देख लो, ये सबसे मुश्किल है। द नोबेल प्राइज कमेटी इज कंसिडरिंग गिविंग टू गिव या गिविंग द नोबेल प्राइज टू द यंग गर्ल who whom whose efforts to promote education among other young girls have been applauded all over the world। नोबेल प्राइज कमेटी कंसीडर कर रही है नोबेल प्राइज देना उस जवान लड़की को, यंग गर्ल को, जिसके एफर्ट्स, जिसकी कोशिशें एजुकेशन को छोटी बच्चियों में प्रमोट करने के अपलोड हुए हैं, जिनकी प्रशंसा हुई है पूरी दुनिया के अंदर। सिंपल सेंटेंस है। कंसीडर, अवॉइड, रिसेंट, ये सारी के सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने पास जीरण लेती हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो वीडियो आप देख लेना 5 मिनट वाली। ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एडमिट है, माइंड है। तो यहाँ पे मुझे टू गिव तो लगाना ही नहीं है, तो मुझे क्या लगाना है? या तो गिविंग ये वाला होगा, या गिविंग ये वाला होगा, या गिविंग ये वाला हो गया। समझ गए ना? टू गिव तो आ ही नहीं सकता कंसीडर नाम की वर्ब के बाद। अब ध्यान से देखो, एफर्ट्स टू प्रमोट एजुकेशन अमंग अदर गर्ल्स हैव बीन अपलोडेड। एफर्ट्स आपका सब्जेक्ट है और हैव बीन अपलोडेड आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया आपको, तो हु तो आएगा नहीं, इसको तो आप हटा दो पहले ही, इसको मैं रेड कर देता हूं। अब बचा क्यों? हुम या हुज। अब मुझे एक बात बताओ, हैव बीन अपलोडेड, अगर इसका ऑब्जेक्ट इससे पहले आने वाला वर्ड है, अगर इसका ऑब्जेक्ट इससे पहले आने वाला वर्ड है, तो हम यहां पे चूज करेंगे हुम को, नहीं तो हम चूज करेंगे हुज को। अब ध्यान देना, यहां पे एक पैसिव वॉइस बनी हुई है, पैसिव वॉइस का कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, पता है ना आपको। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हम हुम को ले ही नहीं सकते, बचा कौन? हुज। बस सीधा सा फॉर्मूला आपके पास। जो चीज यंग गर्ल है यहाँ पे, अगर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगी तो हमें हुब लगाना है।
अगर ये इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती तो हमें हुज लगाना है। पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप टेक्निकली पैसिव वॉइस को पढ़ चुके हो मेरे साथ, अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हुम का कोई काम नहीं है। हुज मेरा आंसर है, सी इज माई आंसर। अपने मार्क्स को अपडेट करना, ये 5 मार्क्स का है, पहला 1 मार्क, दूसरा 2 मार्क, तीसरा 2 मार्क। तो आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको कितने मिले? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।